परिचय। बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? सर, हम एक कुत्ता और उसका पिल्ला देख सकते हैं। सही। इस चित्र में बने बीज क्या समरूप आम का पौधा उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं, आम का पौधा आम के बीज से ही उत्पन्न हो सकता है। तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पिताजी के समान कौन दिखता है, तुम या तुम्हारा चचेरा भाई? मैं अपने पिताजी के एकदम समान दिखूंगा। नहीं, समान संतति उत्पन्न करने की यह घटना विभिन्न जीनों की वंशागति पर निर्भर करती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मेंडल के वंशागति के नियम समझना, एक जीन के वंशागति प्रतिरूप को समझना, वंशागति के विभिन्न नियमों की पहचान करना, पनेट वर्ग और इसकी गणना को समझना, परीक्षार्थ संकर की पहचान करना। मेंडलवाद। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाइसम सेटाइवम यानी मटर की 7 किस्मों पर प्रयोग किया। प्रारंभ में कुछ कारणों की वजह से उनके परिणाम स्वीकार नहीं किए गए, लेकिन वर्ष 1900 में ह्यूगो डी व्रीज, कॉर्ल कॉरेंस और इरिक वॉन शेरमॉक द्वारा उनके परिणामों की पुनः खोज की गई। पाइसम सेटाइवम मटर का पौधा, इसके 7 विशेषक। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए पाइसम सेटाइवम के चुने गए 7 जोड़े विपरीत लक्षण के थे। मटर का पौधा ही क्यों? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया। विशेषकों के लिए मटर के पौधे की अनेक किस्में वैकल्पिक रूपों के साथ उपलब्ध थीं। मटर के पौधों में स्वपरागण होता है, इसलिए शुद्ध नस्ल आसानी से प्राप्त की जा सकती थी। मटर का पौधा आसानी से वृद्धि कर सकता है। मटर के पौधे में छोटी जीवन अवधि होती है। इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। मेंडल के प्रयोग के चरण। मेंडल का प्रयोग 3 चरणों में संपन्न किया गया। वास्तविक प्रजनन। मेंडल द्वारा नोट किए गए 7 लक्षण जनकों से संतति में पहुंचते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने 7 प्रकार के पौधों से स्वपरागण द्वारा उत्पन्न बीज लिए। मेंडल ने इन सभी को शुद्ध लक्षण नाम दिया। शुद्ध पौधों का संकरण। पौधों की 2 अलग अलग किस्मों पर परागण से संकर पौधे उत्पन्न करती है, जो F1 पीढ़ी बनाते हैं। संकरों में स्वपरागण। F2 पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक F1 संतति का स्वपरागण कराया गया। एक जीन की वंशागति। मटर के पौधों की लंबी और बौनी किस्मों के बीच एकल संकर क्रॉस निम्नानुसार है। एकल संकर क्रॉस के परिणाम। जीन। मेंडल ने देखा कि कुछ स्थायी कारक अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति तक अग्रसित होते थे। ये कारक जीन कहलाते हैं। अलील। जीन जो विपर्यास विशेषकों के युग्म के लिए संकेत होते हैं, अलील कहलाते हैं। समयुग्मजी जीव। अलील के समान युग्म वाले जीव। विषम युग्मजी जीव। अलील के अलग अलग युग्मों वाले जीव। एकल संकर क्रॉस। प्रभावी जीन। अलील जो अभिव्यक्त होते हैं। अप्रभावी जीन। जीन जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं या प्रभावी जीन की अनुपस्थिति में अभिव्यक्त होते हैं। जीनोटाइप। किसी लक्षण की संबंधित अभिव्यक्ति के लिए आनुवंशिक संगठन। फिनोटाइप। 2 जीनों के संयोजन के कारण दिखाई देने वाली दृश्य अभिव्यक्ति। विसंयोजन के लक्षण। जब युग्मक अर्धसूत्रण द्वारा उत्पन्न होते हैं तो जनकीय युग्म के अलील विसंयोजित हो जाते हैं और केवल एक अलील युग्मक तक संचारित होता है। अलील का यह विसंयोजन एक यादृच्छिक प्रक्रिया है और इसलिए युग्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50% होती है। पनेट वर्ग।
पनेट वर्ग आनुवंशिक संकरण में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की प्रायिकता की गणना करने को एक आलेखीय निरूपण है। उदाहरण के लिए बड़ा टी छोटा टी यानी नर का क्रॉस, बड़ा टी छोटा टी यानी मादा एक आंतरिक F1 संकरण है। निम्नानुसार पनेट वर्ग बनाने के लिए एक जनक के अलील के एक सेट को सबसे ऊपर रखें और दूसरे जनन के अलील का दूसरा सेट एक तरफ रखें। पनेट वर्ग की गणना करना। निम्नलिखित उदाहरण में दर्शाए गए रूप में अलील को केवल एक साथ जोड़कर संतति की अलील संरचना का निर्धारण करें। इस तरह के संकरण से F2 पीढ़ी में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे: 3 लंबे पौधे और 1 पौना पौधा, 3/1 फिनोटाइप अनुपात, 1 समयुग्मजी लंबा, 2 विषम युग्मजी लंबे और 1 समयुग्मजी पौना पौधा यानी 1/2/1 जीनोटाइप अनुपात। परीक्षार्थ संकरण। संतति का जीनोटाइप इसके प्रजनन अप्रभावी प्रकार के साथ संतति द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए लंबे पौधे के फिनोटाइप में जीनोटाइप 2 बड़े टी या बड़ा टी छोटा टी हो सकता है। इसका जीनोटाइप निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। पहली स्थिति में सभी पौधे लंबे होते हैं। इस प्रकार परीक्षार्थ पौधे का जीनोटाइप 2 बड़े टी हैं। दूसरी स्थिति में लंबे और बौने पौधे 1/1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार परीक्षार्थ पौधे का जीनोटाइप बड़ा टी छोटा टी है। वंशागति के नियम। मेंडल के सिद्धांत या वंशागति के नियम हैं: प्रभाविता नियम। इस नियम के अनुसार जोड़े में एक कारक स्वयं को अभिव्यक्त करता है और F1 पीढ़ी में दूसरे की अभिव्यक्ति को रोकता है। विसंयोजन नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण के कारक युग्मक निर्माण के दौरान विसंयोजित हो जाते हैं ताकि प्रत्येक युग्मक केवल एक कारक ग्रहण कर सके और सदैव शुद्ध रहे। नर और मादा युग्मकों में 2 कारक या विशेषक बराबर आवृत्ति के साथ प्रकट होते हैं: अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहु अलील। अपूर्ण प्रभाविता ये तब होती है जब एक निश्चित विशेषक के लिए कोई भी अलील प्रभावी नहीं होता है। इस प्रकार विषम युग्मजी व्यष्टियों में एक मध्यवर्ती अभिव्यक्ति पाई जाती है। सह प्रभाविता ये तब होती है जब एक विशेषक के लिए दोनों अलील प्रभावी होते हैं और विषम युग्मजी व्यष्टि में दोनों अभिव्यक्ति किए जाते हैं। ऐसी घटना बहु अलील के साथ देखी जा सकती है। बहु अलील ये एक विशेषक के लिए 3 अलील की उपस्थिति को संदर्भित करता है। उदाहरण, मानव रक्त में 3 अलील A, B, O होते हैं। द्विसंकर क्रॉस। एक ही समय पर अलग अलग विस्थलों पर 2 जीनों को ध्यान में रखते हुए 2 जीवों के बीच संकरण द्विसंकर क्रॉस कहलाता है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम। द्विसंकर क्रॉस F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे 9/3/3/1 के फिनोटाइप अनुपात में उत्पन्न करते हैं। 2 नए संयोजन उत्पन्न किए जाते हैं, गोल हरा और झुर्रीदार पीला। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र थी। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समजात गुणसूत्र के विभिन्न जोड़ों में स्थित कारकों या अलील के विभिन्न लक्षण युग्मक निर्माण के दौरान अपने विसंयोजन में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और निषेचन द्वारा संतति में एक साथ आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं, पादप जीनों का अध्ययन करने के लिए मेंडल के नियमों का अनुप्रयोग
द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधनों के लिए महत्वपूर्ण संपृक्त ऊर्जा फसलों को उत्पन्न करने के लिए लागू किए जाते हैं, जैसा कि सोयाबीन उत्पादों की किस्में। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मेंडल ने सबसे पहले इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन किया। मेंडल ने बताया कि लक्षणों के नियामक कारक, जिन्हें बाद में जीन कहा गया, जोड़े में पाए जाते हैं, जो अलील कहलाते हैं। उन्होंने देखा कि संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न प्रथम पीढ़ी यानी F1, द्वितीय पीढ़ी F2 और अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मजी अवस्था में होती है। द्विसंकर क्रॉस में अभिव्यक्त फिनोटाइप अनुपात 9/3/3/1 है। वंशागति के 3 नियम प्रस्तुत करते हैं: प्रभावी विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। मानव रक्त समूह में एक विशेषक ABO के लिए 3 अलील होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता तब होती है जब एक निश्चित विशेषक के लिए कोई भी अलील प्रभावी नहीं होता है। परिचय। बच्चों, जीन क्या होते हैं? जीन आनुवंशिकता की इकाई है जो निश्चित लक्षणों की अभिव्यक्ति की जानकारी स्थानांतरित करने के लिए जनकों से संततियों में स्थानांतरित किए जाते हैं। बिल्कुल सही। क्या तुम इस चित्र में दर्शाई गई संरचना की पहचान कर सकते हो? यह एक गुणसूत्र है। तुम सही कह रहे हो। हम जानते हैं कि जीन निश्चित विशेषकों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसी तरह गुणसूत्र भी एक लक्षण की वंशागति को प्रभावित करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत समझना, जीन तथा क्रोमोसोम के व्यवहार प्रतिरूप के बीच अंतर करना, सहलग्नता की घटना को समझना, पुनर्योजन की घटना को समझना, 1900 तक मेंडल के कार्य की अमान्यता के कारण। मेंडल का कार्य 1900 तक अज्ञात रहा क्योंकि संचार की कमी के कारण उनके कार्य का व्यापक रूप से प्रचार नहीं किया गया था। स्थायी एवं विविक्त इकाइयां जो विशेषकों तथा एक दूसरे से साथ मिश्रित न होने वाले अलील के जोड़ों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती हैं। इनके रूप में उनकी जीन की संकल्पना प्रकृति में दिखाई देने वाली सतत विविधता की व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं की गई। मेंडल की गणितीय पद्धति नई तथा अस्वीकार्य थी। मेंडल जीन की उपस्थिति का कोई भी भौतिक प्रमाण नहीं दे सके। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज। 1900 में क्रोमोसोम की पहचान केंद्रक के भीतर रंगीन कार्य के रूप में की गई, जो कोशिका विभाजन के ठीक पहले द्विगुणित और विभाजित होने में भी सक्षम थे। परिणाम स्वरूप डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन शेरमाक ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की। सन 1902 में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति की पहचान की गई। जीन और क्रोमोसोम। जीन युग्म के 2 अलील समजात क्रोमोसोम पर समजात स्थलों पर स्थित होते हैं। क्रोमोसोम का व्यवहार जीन के व्यवहार के समानांतर चलता है। क्रोमोसोम पर उपस्थित दोनों जीन युग्मक निर्माण के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि प्रत्येक जोड़े में से केवल एक ही युग्मक तक पहुंच पाता है। जीन या क्रोमोसोम के युग्म का विसंयोजन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। गुणसूत्रों का स्वतंत्र अपव्यूहन। अर्धसूत्रण की पश्चावस्था 1 के दौरान क्रोमोसोम के 2 जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं, जैसा कि आलेखीय निरूपण में
दर्शाया गया है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। सटन और बोवेरी ने सन 1902 में स्वतंत्र रूप से वंशागति का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक जानकारी जीन द्वारा ले जाई जाती है जो क्रोमोसोम के भाग हैं। सटन और बोवेरी के अनुसार क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के युग्म के विसंयोजन का कारण बनेगा। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर पर किया गया। ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर ही क्यों? वे प्रयोगशाला में साधारण कृत्रिम माध्यम पर वृद्धि कर सकी हैं। वे अपना जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा करती हैं। उनमें लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। इनकी आनुवंशिक विविधताओं को कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सहलग्नता। सहलग्नता अलील की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक साथ रहने के लिए समान गुणसूत्र पर भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट होते हैं। सहलग्न जीन स्वतंत्र अवयवन नहीं दर्शाते हैं। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मादाओं तथा भूरे शरीर लाल आंखों वाले नरों के बीच सहलग्नता का पता लगाने के लिए 2 बिंदु परीक्षार्थ संकरण का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि 2 जीन स्वतंत्र रूप से विसंयोजित नहीं हुए और F2 फिनोटाइप अनुपात अपेक्षित अनुपात 9/3/3/1 से भिन्न था। मॉर्गन ने देखा कि ड्रोसोफिला में आंखों का रंग लिंग सहलग्न था, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है। विनिमय। विनिमय समजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रों का भौतिक आदान प्रदान को संदर्भित करता है। ये अर्धसूत्री विभाजन एक की पूर्वावस्था में होता है। विनिमय तथा आनुवंशिक पुनर्योजन। विनिमय के परिणाम स्वरूप समजात युग्मों के बीच आनुवंशिक जानकारी का पुनर्योजन होता है। पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समान गुणसूत्र पर अलील के आनुवंशिक अभिव्यूहन को संदर्भित करता है। सहलग्न जीन कम पुनर्योजन आवृत्ति दर्शाते हैं क्योंकि ये जीन स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित नहीं होते हैं। 2 सहलग्न जीन के बीच की दूरी का निर्धारण तब होता है जब वे विनिमय या आवृत्ति दर्शाएंगे। आनुवंशिक मानचित्रण। सहलग्नता मानचित्र गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की व्यवस्था के अनुरूप होता है। समान गुणसूत्र पर उपस्थित जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन आवृत्ति का उपयोग जीनों के बीच की दूरी मापने तथा गुणसूत्र पर इनकी स्थिति का मानचित्र बनाने के लिए किया जा सकता है। आनुवंशिक मानचित्र दूरी बराबर पुनर्योजन युग्मकों की संख्या गुणा 100 बटे कुल युग्मक। आनुवंशिक मानचित्र दूरी सेंटीमोर्गन में मापी जाती है। क्या आप जानते हैं सहलग्नता मानचित्र का उपयोग हेलियोथिस और हेलिकोवर्पा पीड़कों का प्रतिरोध करने की कीटनाशकों की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। सहलग्नता मानचित्र एक विशिष्ट विभेद में विशिष्ट कीटनाशक का प्रतिरोध करने में योगदान करने वाले सहलग्नता समूहों की संख्या का निर्धारण और उनकी पहचान करता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सटन और बोवेरी ने सन 1902 में स्वतंत्र रूप से वंशागति का क्रोमोसोमवाद या क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिद्धांत के अनुसार आनुवंशिक जानकारी जीन द्वारा ले जाई जाती है जो क्रोमोसोम के भाग हैं।
मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम उन जीनों के लिए सत्य नहीं हुआ जो समान गुणसूत्रों पर स्थित थे। ये जीन सहलग्न जीन कहलाते थे। विनिमय के परिणाम स्वरूप समजात युग्मों के बीच आनुवंशिक जानकारी का पुनर्योजन होता है। सहलग्नता मानचित्र गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की व्यवस्था के अनुरूप होता है। परिचय। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी चाची जी ने एक लड़की को जन्म दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे चाचा जी खुश नहीं थे क्योंकि वह एक लड़का चाहते थे। वह इसके लिए खुद को दोष दे रहे थे। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे थे? वास्तव में एक लड़की को जन्म देने के लिए केवल मां ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि यह पिता के जीन पर निर्भर करता है, जो वास्तव में बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। मुझे आपको इस क्रियाविधि को विस्तार से समझाने दें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझना, उत्परिवर्तन के बारे में समझना, वंशावली विश्लेषण को समझना, विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक विकारों की पहचान करना, लिंग निर्धारण। गुणसूत्रों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र किसी जीव के लिंग का निर्धारण करने में शामिल गुणसूत्र को प्रायः X या Y के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। अलिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र के अलावा गुणसूत्रों के सभी युग्म अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग निर्धारण क्रियाविधि को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, XO प्रकार, XY प्रकार, ZW प्रकार। XO प्रकार, इसमें नर में केवल एक X गुणसूत्र जबकि मादा में X गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, उदाहरण टिड्ढा। XY प्रकार, इसमें नर में केवल एक X और एक Y गुणसूत्र जबकि मादा में X गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, उदाहरण मनुष्य। ZW प्रकार, इसमें मादा में केवल एक Z और एक W गुणसूत्र जबकि नर में Z गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, उदाहरण पक्षी। मानव में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में लिंग निर्धारण क्रियाविधि XY प्रकार की होती है। मनुष्यों में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र। मादा में XX और नर में XY। शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन के दौरान दो प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, इसलिए शिशु के बालक XY या बालिका XX होने की प्रायिकता 50% रहती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण के लिए पिता के शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना जिम्मेदार होती है, न कि माता की। उत्परिवर्तन। संतति में भिन्नताएं निम्न कारणों से पाई जा सकती हैं, गुणसूत्रों के विनिमय के बाद पुनर्योजन और उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन एक घटना है जिससे DNA अनुक्रम में फेरबदल हो जाता है और फलस्वरूप जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तनजन कारक जो उत्परिवर्तन में शामिल होते हैं उत्परिवर्तनजन कहलाते हैं। उत्परिवर्तनजन हो सकते हैं रसायन जैसे कि क्षारीकरण अभिकर्मक, विकिरण जैसे कि पराबैंगनी किरणें, आयनकारी विकिरण आदि, विषाणु और भौतिक अभिकर्मक। उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। लोप DNA से एक या अनेक न्यूक्लियोटाइडों को हटाता है। अंतर्वेशन यानी अनुलिपीकरण। अंतर्वेशन एक या कई अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइडों को DNA में जोड़ता है। बिंदु उत्परिवर्तन
ये वो उत्परिवर्तन है जो डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, इसमें एक या कई क्षारों को निविष्ट या निष्कासित किया जाता है। परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रम महत्वहीन बन जाता है। वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण परिवार की अनेक पीढ़ियों में विशेषकों का विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। वंशावली यह पारिवारिक संबंधों का एक आरेख है जिसमें लोगों को निरूपित करने के लिए प्रतीकों और आनुवंशिक संबंधों को निरूपित करने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। वंशावली में उपयोग किए जाने वाले कुछ बुनियादी प्रतीक हैं। आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार एक अवस्था है जो व्यक्ति के डीएनए में विकृति के कारण उत्पन्न होती है। मेंडलीय विकार एक आनुवंशिक रोग जो वंशागति के मेंडलीय प्रतिरूप को दर्शाता है और डीएनए की संरचना में एकल उत्परिवर्तन द्वारा होता है। मेंडलीय विकार कहलाता है। ऐसा रोग विशेषक प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है। ऐसे विशेषकों के संचरण का निर्धारण करने के लिए वंशावली विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। अलिंग गुणसूत्र प्रभावी वंशावली। अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी वंशावली। सबसे सामान्य मेंडलीय विकारों में से कुछ हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी फुटिए तंतुम्यता, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णआंधता और फिनाइल कीटोन्यूरिया। हीमोफीलिया यह लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है जो रुधिर स्कंदन को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता को क्षीण करता है। यह कुछ स्कंदन कारकों की कमी के कारण होता है। इस विशेषक का संचार वाहक मादाओं से अप्रभावित नर संतति में होता है। मादा की हीमोफीलिया से रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है क्योंकि ऐसी मादा की माता में कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक होता है जो अधिक व्यय तक जीवित नहीं रह पाता। निम्नलिखित चार्ट हीमोफीलिया के संचार को दर्शाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी फुटिए तंतुम्यता। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक विकार है जो CFTR प्रोटीन की जीन कोडिंग के विलोपन के कारण होता है। यह गुणसूत्र 7 की लंबी भुजा पर स्थित होती है। प्रायः 3 न्यूक्लियोटाइड की हानि होती है जिसके परिणाम स्वरूप CFTR प्रोटीन के अनुक्रम और रचना में परिवर्तन हो जाता है जिससे ये अपक्रियात्मक हो जाती है। CFTR प्रोटीन कोशिका पृष्ठ झिल्ली के पार क्लोराइड आयनों के परिवहन को नियंत्रित करती है। इससे जीव का वैद्युत अपघट्य संतुलन क्षतिग्रस्त हो जाता है और फलस्वरूप बहिस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन हो जाता है। फेफड़े का झिल्ली स्तर असामान्य रूप से गाढ़ा श्लेष्म उत्पन्न करता है जिसके परिणाम स्वरूप बार बार संक्रमण होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। रोग अग्नाशय की एंजाइमी विफलता को भी बढ़ावा देता है जिसके कारण भोजन के पाचन और अवशोषण में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन ग्रंथियों में लंबे समय तक स्राव के धारण के कारण स्रावी अंगों जैसे कि यकृत तथा अग्नाशय में फाइब्रोसिस हो जाती है। स्रावी अपक्रिया के कारण स्वेद ग्रंथि सोडियम क्लोराइड की अधिक सांद्रता वाला पसीना उत्पन्न करती है जिसे नमकीन स्वेद के रूप में जाना जाता है। दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया यह अलिंग अप्रभावी विशेषक है जो जनक से संतति में तब पहुंचता है जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HbA और HbS करता है। Hb की घात S के लिए केवल समयुग्मजीव व्यक्ति ही रोगग्रस्त फिनोटाइप दर्शाते हैं। इस विकार का कारण
हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला की छठी स्थिति पर स्थित वैलीन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल का प्रतिस्थापन है। इस प्रकार आरबीसी का आकार बदलकर लंबा दात्राकार हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है जो मस्तिष्क में फिनाइल एलेनिनी के संचय के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक दुर्बलता आ जाती है। क्रोमोसोमीय विकार। ये विकार एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति या अधिकता या असामान्य विन्यास के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे विकार हो सकते हैं असुगुणिता, एनियोप्लोइडी, कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमेटिड के विसंयोजन की विफलता के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे एनियोप्लोइडी कहते हैं। बहुगुणिता। बहुगुणिता एक अवस्था है जो तब पाई जाती है जब अंत्यावस्था के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोमोसोम के पूरे सेट में वृद्धि हो जाती है। ट्राइसोमी। क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति ट्राइसोमी यानी त्रिसूत्रता कहलाती है। मोनोसोमी। जोड़े से एक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति मोनोसोमी कहलाती है। मनुष्यों के कुछ सामान्य क्रोमोसोमीय विकार हैं। डाउन सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह मनुष्य के शुक्राणु XXY में X क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम। ये मानव अंडाणु XO में एक X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। क्या आप जानते हैं डार्नेज अल्फा एक औषधि है जो एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी फर्म द्वारा सह रूपांतरण से तैयार की गई है। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मेंडलीय आनुवंशिक विकार के उपचार में मदद करती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लिंग निर्धारण क्रियाविधि 3 प्रकार की होती है, XO, XY और ZW। मनुष्य लिंग निर्धारण के XY प्रकार का पालन करते हैं। उत्परिवर्तन को आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक आनुवंशिक रोग जो वंशागति के मेंडलीय प्रतिरूप को दर्शाता है और डीएनए की संरचना में एकल उत्परिवर्तन द्वारा होता है, मेंडलीय विकार कहलाता है। उदाहरण दात्र कोशिका अरक्तता, हीमोफीलिया आदि। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम वहन करता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम की कमी होती है।